वाह। फिल्म शुरू होती है घंटी बजा के। ये जो बंदा है, इसकी सास और बीवी एक ही घर में रहती हैं और इसकी सास अंधविश्वास करती है इस बाबा पर, और बाबा के चक्कर में जब भी ये अपनी वाइफ से रोमांस करने की कोशिश करता है, वो कहती है भाग दी के भूस। इसके घर में इसकी साली साथ रहती है जो इसको कुछ इस तरह से छेड़ती है। बट जब ये अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने जाता है तब वो साथ में आके सो जाती है। इसकी बीवी और इसके साले में वाईफाई लगा हुआ है, तो जब ये बीवी को टच करता है तो महसूस साले को भी होता है, और फिर साला जो किसी की पिटाई करता है तो बीवी पति की पिटाई कर देती है, क्योंकि डायरेक्टर का साफ कहना था इस मूवी में अगर लॉजिक कहीं दिख गया, इन तीनों ही बंदों में एक चीज कॉमन है, रिप्रेस्ड डिजायर्स। लेजेंडरी साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से रिप्रेस्ड डिजायर्स जब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल या थ्रेटनिंग होती हैं तो हमारा ब्रेन उनको कॉन्शियस अवेयरनेस से अनकॉन्शियस में शिफ्ट करने की कोशिश करता है। फ्रॉइड का आइसबर्ग मॉडल समझते हैं। टॉप लेवल पर है कॉन्शियस माइंड, जो तुम अभी सोच रहे हो ये वीडियो देखकर, प्री कॉन्शियस जो तुम इजीली याद कर सकते हो, अनकॉन्शियस जिसके बारे में तुम अभी चाह कर भी नहीं सोच सकते। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है तुम्हें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन चीजों से बचाने के लिए और तुम्हारी सेल्फ इमेज मेंटेन रखने के लिए, जिससे कॉन्शियस अवेयरनेस में तुम खुद को एक अच्छा इंसान मान सको। अब मूवी पर वापस चलते हैं। जी मैं आपकी नई बाई शाइनी। बस करो साहब जी, मेरी चोली फट जाएगी। यहाँ हमने देखा सिंबॉलिक एक्शन ऑफ रिप्रेस्ड डिजायर्स। जो हमारी कोई हिडन डिजायर इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन से बाहर निकलती है तो वो है एक सिंबॉलिक रिएक्शन। अब क्योंकि ये तीनों ही रिप्रेस्ड डिजायर्स के मारे हैं, ये लोग प्लान करते हैं कि गांव में जाके इसकी हवेली बेचेंगे और गांव की लड़कियों के साथ रोमांस करेंगे। फिर ये लोग पहुंचते हैं दूधवाड़ी गांव और वहां इनको मिलती हैं इनकी डिजायर्स, बट सपने में। जैसा कि फ्रॉइड ने अपनी किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में कहा था कि हमारी अनकॉन्शियस डिजायर्स कोडेड फॉर्म में हमारे ड्रीम्स में आती हैं। फिर सपना टूटते ही टूटता है इनका दिल सच्चाई देखकर। फ्रस्ट्रेट होकर ये सोचते हैं कि गांव की सारी लड़कियां कहाँ चली गई। गांव की सारी जवान लड़कियां बाई बनने शहर चली गई हैं। फिर इनको पता चलता है कि जिस हवेली को ये बेचने आए हैं उसमें एक चुड़ैल रहती है, एक ऐसी लड़की जिसके बाप ने उसको कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाने दिया, हमेशा लड़कों से दूर रखा, और फिर एक दिन उसको सांप ने डस लिया और वो प्यासी मर गई। सुहाग रात, सुहाग रात, सुहाग रात। कहानी सुनकर भी ये लोग हवेली चले ही जाते हैं क्योंकि बॉलीवुड है भाई, और वहां नहीं मिलती है। जी शबरी, मुझ अकेले के सीने पे कितना बोझ है, कितना बोझ है। देख सकते हैं आप, चाहे तो उठा भी सकते हैं। यहाँ इसके मुंह से जो बात निकली वो एग्जाम्पल है फ्रॉइडियन स्लिप्स का। जो हमारी कोई रिप्रेस्ड डिजायर हमारे सराउंडिंग्स की वजह से इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो कॉन्शियस माइंड पर हावी हो जाती है, तब गलती से हमारे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हम अदरवाइज नहीं बोलना चाहते थे। इसके एग्जाम्पल्स हम रियल वर्ल्ड में कई बार देखते रहते हैं। फिर ये लड़की शबरी कहती है तुम तीनों मुझे यहाँ जॉब दे दो, और ये लोग मान जाते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है भाई? इतनी बड़ी बड़ी दो वजहें तुझे दिखाई नहीं दी? फिर इससे फ्लर्ट करते हुए तीनों को आईना देखकर शबरी की असलियत का पता चल जाता है और इन तीनों की ऐसे फट जाती है जैसे आजकल ट्रम्प की फट रही है। फिर ये तीनों भागने की कोशिश करते हैं और रागिनी माइंड ब्लोइंग डायलॉग डिलीवरी करती है। रेशम का बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। उसके बाद रागिनी उनको ऑफर देती है कि तुम में से कोई एक डिसाइड कर लो जो मेरे साथ रोमांस करके ऊपर जाएगा। भागने की कोशिश में नाकाम होकर एक लड़का कहता है मैं तैयार हूं। फिर रागिनी उसको टंग जॉब देती है। इसको टंग जॉब ही कहते हैं शायद, आई डोंट नो। दोस्तों ये जो हमने देखा ये है न्यूरोटिक बिहेवियर। रिप्रेस्ड डिजायर्स तो रागिनी की भी है ना, और डिजायर्स पूरी ना होने पर जो कोई एंग्जाइटी में वियर्ड हरकतें करता है या ओवर रिएक्ट करता है तब उसको कहते हैं न्यूरोटिक बिहेवियर। प्राइज देने आए हैं करवा चौथ। अरे घूर क्या रहे हो, टूट पड़ो। अब तो ये भी कह रही हैं टूट पड़ो। इसके बाद रागिनी इन तीनों के अंदर घुस जाती है। फिर ये लोग एक दूसरे की बीवी छेड़ते हैं जिससे बीवियां चली जाएं और ये लोग रागिनी के साथ रोमांस कर पाए, और बीवियां चली भी जाती है। फिर पूरे खानदान को लेकर वापस आ जाती है। मुसीबत से हमें एक ही इंसान बचा सकता है। फिर एंट्री होती है हमारे इस बाबा की जो कि लॉकडाउन लगा देता है, और फिर रागिनी आती है और वैक्सीन दिखाती है। मैंने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटियां, टन 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 टन। भाई ये सीन देखकर मुझे वास्ते गाने का ये सीन याद आ गया। वर्स्ट पार्ट ये कि उस गाने में स्कूल का सेटअप दिखाया गया था और वो गाना टीनेजर्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। स्टोरी आगे बढ़ती है और ये लोग देख लेते हैं अपनी बीवियों को करवा चौथ पर खाना खाते हुए और कहते हैं बीवियों के नाम पे धब्बा है। मेरे भाई आर यू सीरियस? तुम लोग इस गांव में आए ही थे उनको चीट करने के लिए और अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो करवा चौथ का व्रत रखें तुम्हारे लिए? खैर बॉलीवुड है तो औरतों को करवा चौथ पर भूखा रहना ही पड़ेगा। लड़कियां बाहर आके खाना फेंक देती हैं और अब शुरू होती है असली फाइट, साइकोलॉजिकल फाइट। इड, ईगो और सुपर ईगो की। सिगमंड फ्रॉइड का बनाया हुआ पर्सनालिटी सिस्टम समझते। इड यानी कि प्रिमिटिव चाइल्ड, इसको मंकी ब्रेन की तरह समझ लो। समाज, कानून, अच्छाई बुराई किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता इसको। इसे जो चाहिए वो चाहिए।
जैसे एक छिपकली, एक रेप्टाइल को क्या चाहिए, खाना चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी और को खाना पड़े, चाहे मॉरल्स से मतलब नहीं होता उसको। फिर होता है सुपर ईगो, जो डेवलप होता है धीरे धीरे उम्र के साथ, हमारी पेरेंटिंग और कल्चर के हिसाब से। ये रिप्रेजेंट करता है मोरालिटी, रूल्स। फिर आता है ईगो। ईगो होता है इन दोनों का मैनेजर। इसके पास होता है लॉजिक, रियलिटी, प्लानिंग, प्रैक्टिकलिटी। अब हमारे ये जो 3 इडियट्स हैं, इनके ऊपर डोमिनेंट था इड, कि भाई प्लेजर चाहिए चाहे जैसे मिले। फिर बीवियों को फास्ट रखते देखा, सुपर ईगो ने बोला कि भाई पाप लगेगा तुमको, लॉयल्टी के बदले लॉयल्टी ही देनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब ईगो को डिसाइड करना रहता है कि इनमें से किसको सपोर्ट करना है। क्या चिरकुट भांडों की तरह लड़ रहा हो तुम लोग सड़क के ऊपर यार। ईगो बोलता है कि मेरे भाई रागिनी मार तो देगी ही, तुम उसके साथ कुछ करो या नहीं करो, इससे बेटर है चीट मत करो। आसान भाषा में ये था सिगमंड फ्रॉइड का पर्सनैलिटी सिस्टम। इस तरह से इड, ईगो और सुपर ईगो मिलकर तुम्हारे हर डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। फिर ये लोग बचने के लिए इसके बाबा की आत्मा बुलाते हैं। फिर इसके अंदर गोकू की आत्मा आ जाती है, बट उसको रोकने के लिए वेजिटा आ चुका है, I mean, बाबू रंगीला आ जाता है। फिर बाबू रंगीला रागिनी को रोमांस के जाल में फंसा लेता है, और फिर कुछ ऐसा होता है जो हॉलीवुड भी नहीं कर सकता। सॉरी। चुड़ैल माफी मांगती है। ओवरऑल इस मूवी को मैं रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि रागिनी को देखकर इन लोगों की इतनी नहीं फटी होगी जितनी मेरी फट चुकी है। इस मूवी से हमने सिगमंड फ्रॉइड का रिप्रेस्ड डिजायर्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया और फ्रॉइड का आइसबर्ग पर्सनालिटी सिस्टम भी समझा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, लाइक और हाइप कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तू फिक्र मत कर यार, बच्चा है तू मेरा।